कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। हम पॉलिटी के लेक्चरों को देख रहे थे। पॉलिटी के लेक्चरों में प्राय बच्चे बोर हो रहे होंगे इस बात को लेकर कि एक एक आर्टिकल ही चल रहा है। एक एक आर्टिकल अभी इसलिए चला रहे ताकि फंडामेंटल राइट्स जो रहते हैं वो आपको जुबानी याद हो, और फंडामेंटल राइट्स के आधार पर कई सारे प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न में यूपीएससी में। और कभी कभार आपको संविधान संशोधन जो रहते हैं वो याद करना पड़ता है। इसके बाद में याद करने की आवश्यकता रह नहीं जाती है, क्योंकि बहुत सारी बातें संविधान संशोधन से संबंधित हम इन फंडामेंटल राइट्स को देखते देखते हमें समझ में आ जाती है। तो फंडामेंटल राइट्स में हमें देखना है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में जो बात बोली गई, अगर हम सीधी सिंपल सी भाषा में कहें कि लोक नियोजन में समानता की बात करता है। आर्टिकल 16 का एक भी यही कहता है। आर्टिकल 16 में कई सारी बातें हैं। आर्टिकल 16 में 1, 2, 3, 4, 5, 4 का क है, 4 का ख भी है, 4 का क है और 4 का ख भी है, जिसको समय समय पर जोड़ा गया। तो मतलब अगर बेसिकली अगर हम बात करें तो आर्टिकल 16 में कई सारी बातों में हम देखेंगे कि 7 प्रकार की बातें हमें दिखाई देती हैं। आर्टिकल 16 का जो ओवरऑल जो फोकस है वो लोक नियोजन मतलब नौकरियों से संबंधित है, और नौकरियों की बातों को लेकर ही वो कह रहा है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों पर समानता बरती जाएगी नागरिकों में। मतलब कोई भी पोस्ट निकलती है तो उसमें क्लियरिटी रखी जाएगी। आप वहां पर वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर आप भेद नहीं करोगे, ये कहा उन्होंने। और उसमें बोल दिया कौन कौन आधारों पर। तो मैंने आर्टिकल 16 के 2 में ये बातें उन्होंने बोल दी कि धर्म के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते, जाति के आधार पर नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर नहीं कर सकते, वंश क्रम या के आधार पर नहीं कर सकते, आप जन्म स्थान, निवास स्थान और मूल वंश इसके आधार पर नहीं कर सकते। ये सब पॉइंट इसलिए रखे गए क्योंकि इसके पहले संविधान लागू होने से पहले या जब राजतंत्र था वहां पर वंशानुगत पद रहते थे। पुत्र जो रहेगा अपने पिताजी की जगह पर नौकरी को प्राप्त करेगा, ये पहले रहता था। राजा की इच्छा ही नौकरी रहती थी। अगर आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वहां पर निवास जैसी बातें, वहां का जो राजा था दिलीप सिंह, आपको जो वहां का राजा दिखाई देगा, हरि सिंह जो थे, उनके द्वारा कहीं ना कहीं इन बातों को लगाया जाता था। पर भारत की आजादी के बाद में नागरिकों में समानता जरूरी थी, इसलिए ये बातों को रखा गया। पर इसलिए इन बातों को रखने के बाद में कुछ अपवादों को भी रखा गया, और वो अपवाद जो रहे वो आर्टिकल 3, 4, 5 में दिखाई दिए। आर्टिकल 3 कहता है कि राज्य निवास के आधार पर, निवास के आधार पर नौकरियों में वो बायसनेस कर सकता है। राज्य के आधार पर मतलब जैसे मध्य प्रदेश में नौकरी निकल रही है तो मध्य प्रदेश में नौकरी निकल रही है, तो उसमें कोई अगर बाहर राज्य का है तो वो बाहरी राज्य का जो व्यक्ति रहेगा, अगर वो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से रहेगा तो बाहर से राज्य से जब वो आएगा तो वो अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी से, वो अनुसूचित जाति की कैटेगरी से, पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी से वो कॉम्पीट नहीं करेगा, वो बल्कि वो जनरल कैटेगरी से करेगा। मतलब वहां पर निवास नामक अर्हता उन्होंने जोड़ दी। हो सकता है निवास नामक अर्हता किसी राज्य में नहीं हो, किसी राज्य में हो। ये अपवाद है आर्टिकल 16 1 और 2 का। आर्टिकल 16 3 जो राज्य को कहता है कि आप निवास के आधार पर आप क्या कर सकते हो, आप नौकरियों में एक बात लिख सकते, क्लॉज को जोड़ सकते हो। अब ये बात जब रखी गई तो इस बात को ध्यान में रखकर, ये ध्यान में रखिएगा, इसी बात को ध्यान में रखकर कई सारे राज्यों के लिए निवास नामक अर्हता को ध्यान में रखकर 1957 का एक निवास अधिनियम पारित किया केंद्र सरकार के द्वारा। और कई सारे राज्यों में निवास नामक अर्हता को अपने सरकारी नौकरियों में रखा गया कि भैया अगर आप मध्य प्रदेश के हो, आप राजस्थान के हो, तो कई सारे राज्यों जिसमें जो वर्तमान का तेलंगाना, जो पहले आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता था, वहां के लिए भी कैटेगरी रखी गई। क्योंकि आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश पहले ऐसा था, कटा तो ऊपर का तेलंगाना, दक्षिण का कौन सा बना, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य को बनाए जाने का प्रमुख कारण वहां की भाषा नहीं बल्कि वहां की स्थिति, वहां की अवस्थिति, वहां की प्राकृतिक दशा है, ये कहीं ना कहीं मैटर करती है।
तेलंगाना जो राज्य है, वो तेलंगाना राज्य कहीं ना कहीं पश्चिमी घाट के कारण वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण वहां पर औसतन जो वर्षा होती है वो कम होती है। और औसतन वर्षा कम होने के कारण जो किसानों की जो खेती होती है, प्रति किसान जो उत्पादन होता है वो कम होता है। जब उत्पादन कम होने के कारण आय कम होगी, आय जब कम होगी तो स्वाभाविक रूप से परिवार पर होने वाला खर्च भी कम होगा। अब जब परिवार पर होने वाला खर्च कम होगा तो मतलब शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर कम पैसा खर्च होगा। अब जब शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा कम खर्च होगा तो मतलब वहां पर पढ़ने वाले बच्चों का जो स्तर होगा वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम होगा। और इसी बात के कारण जब भी तेलंगाना के क्षेत्र में अगर कोई इंडस्ट्री आएंगी तो स्वाभाविक रूप से वहां पर अधिक शिक्षक, अधिक ग्रेजुएट लोगों को ही भर्ती किया जाएगा, परंतु तेलंगाना के लोगों को नहीं किया जाएगा क्योंकि वो कम शिक्षित है। इसीलिए वहां पर इस बात को कहीं ना कहीं कोट किया गया और ये कहा गया कि तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश है, उस समय की बात करें तो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के क्षेत्र में एक स्पेशल क्लॉज जोड़ा गया कि भैया हम इस राज्य के अंतर्गत, अगर कोई इस राज्य के अंतर्गत ये जो क्षेत्र तेलंगाना क्षेत्र है, अगर वहां पर कोई नौकरी निकलती है तो नौकरी निकलने के बाद में सबसे पहले वहां के स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी में रखा जाएगा, उन्हें दिया जाएगा नौकरी। ये बात जोड़ी गई। अब ये बात जब जोड़ी गई तो जोड़ने के बाद में क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसका नाम नहीं लेते हैं, 1963 का मामला था, 64 का मामला था। वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर उसने कहा कि भैया 1957 का जो अधिनियम है वो कहता है कि कोई भी राज्य अपने सरकारी नौकरियों में निवास की अर्हता को लगा सकता है, पर राज्य के भीतर राज्य की अर्हता लगाना कहीं ना कहीं 1957 के अधिनियम का कहीं ना कहीं दुरुपयोग है। और इसीलिए वहां पर सरकार ने जो स्टैंड लिया है वो असंवैधानिक स्टैंड है। इस बात के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति के पक्ष में निर्णय दिया। अब जब उस व्यक्ति के पक्ष में निर्णय दिया तो मतलब अब तेलंगाना का जो क्षेत्र रहा 1964 के बाद में, अब जो तेलंगाना का क्षेत्र रहा जो उस समय में आंध्र के अंतर्गत आता था, अब वो कहीं ना कहीं निवास नामक अर्हता से अब अलग हो गए। मतलब अब बाहर के लोग भी आकर, जो आंध्र प्रदेश राज्य के, वो भी वहां जाकर नौकरी कर सकते। हड़कंप मच गया और हड़कंप जब मच गया तो उसके बाद में 32वां संविधान संशोधन करके 371 में 32वां संविधान संशोधन करके 371 में आपको कई सारे अनुच्छेद दिखेंगे, कई सारी बातें दिखेंगी, जिसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए, उसके बाद में आपको दिखेगा नागालैंड के लिए, असम के लिए, मणिपुर के लिए और फिर आंध्र प्रदेश के लिए। तो आंध्र प्रदेश के लिए क्लॉज जोड़ दिया गया और आंध्र प्रदेश के लिए क्लॉज जोड़कर कहा गया कि अगर आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में अगर कोई नौकरी निकलती है तो सबसे पहले तेलंगाना के स्थानीय लोगों को दी जाएगी। तो मतलब 32वां संविधान संशोधन जो किया गया वो तेलंगाना के लिए किया गया। तो कभी कभार थोड़ा सा याद रखिएगा, तेलंगाना के लिए किया गया कौन सा संविधान संशोधन था जो वहां की नौकरी के लिए कहीं ना कहीं था, वो कौन सा था, 32वां संविधान संशोधन। तो मतलब आर्टिकल 16 का 3 अपवाद है निवास नामक अर्हता के, पर आर्टिकल 16 का जो 3 जो है वो इससे भी थोड़ा सा बड़ा है और इसमें कई सारी बातें हैं। पर आपको 16 के 4 को पढ़ाने से पहले, 16 को 4 को पढ़ाने से पहले मैं 16 का 5 पढ़ा देता हूँ, क्योंकि 16 का जो 4 है वो बहुत बड़ा है। उसमें कई सारे प्रश्न पूछे गए और कई सारे प्रश्न पूछे गए तो उन प्रश्नों को डील करना, समझाना थोड़ा सा समय टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए आप 16 का 5 पढ़ लो। और 16 का 5 कहता है कि ध्यान सुने, राज्य धार्मिक पदों पर किसी धर्म से संबंधित पदों पर जो पद रहते हैं उन पदों पर धर्म से संबंधित अर्हता को कहीं ना कहीं लगा सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से हिंदू है तो हिंदू होने के कारण अगर मंदिरों में नौकरी निकलती है तो वहां पर जाति के आधार पर अर्हता नहीं निकलेंगी कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण नहीं, धर्म अगर उसका हिंदू है तो वो कहाँ पर काम कर सकता है, वो मंदिर में काम कर सकता है। मस्जिद में अगर उसको जाना है तो उसको मुसलमान होना जरूरी। ये सब बात कौन कह रहा है, आर्टिकल 16 का 5। मतलब यहाँ पर धर्म नामक अर्हता को लगाया जा सकता है, पर आर्टिकल 16 का जो 4 है वो बहुत बड़ा है।
और वो बड़ा होने के कारण समय भी है, और समय है तो स्वाभाविक रूप से बात भी करना चाहिए। और हम बात करेंगे अब 16 के 4 पर। 16 के 4 पर अच्छे से बात करते हैं। और 16 के 4 पर जब हम बात करेंगे तो आप थोड़ी सी कई सारी बातें, जैसे आप एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखोगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रहा 81वां, एक रहा 76वां, 77वां। ये कई सारे ऐसे अमेंडमेंट रहे जो 16/4 को लेकर ही किया गया। अभी 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जो 15, जो हमारा आर्टिकल 15 है, उस 15 आपको 4 में भी दिखाई देगा और आपको यहाँ पर 16 में भी दिखाई देगा, आर्टिकल 16 में भी दिखाई देगा। तो आर्टिकल 16 का जो 4 है वो बेसिकली क्या कहता है, ये अगर मैं उसकी थोड़ी सी आपको भाषा बता दूं तो भाषा से आपको समझ में आ जाएगा कि 16/4 क्या कहता है। 16/4 कहता है कि राज्य के पास यह शक्ति है कि वह यह निर्धारित कर ले कि उसके राज्य में संबंधित वर्ग, जितने भी वर्ग हैं, उनकी जनसंख्या के आधार पर सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उन लोगों को वो नौकरी देने के लिए रियायत बरत सकता है। मतलब कोई भी समाज जो रहता है वो समाज से धीरे धीरे देश बनता है। अब देश में कई सारे समाज हैं। अब ये कई सारे समाज मिलकर देश बना रहे हैं, और देश बना रहे हैं तो मतलब अगर मान के चलो एक ही समाज का कहीं ना कहीं देश के शासन चलाने पर वर्चस्व होगा, तो कहीं ना कहीं बाकी समाजों पर कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। ऐसा ही कुछ आपको जर्मनी में दिखाई देगा। और जर्मनी में अगर बात करें तो हिटलर के द्वारा यही कहा गया था कि ये यहूदी लोग हैं, इन्होंने हमें वर्साई की संधि में फंसा दिया, उसके कारण हम जर्मनी लोग 5 अरब डॉलर का हम क्या कर रहे, जुर्माना दे रहे। इस समाज के कारण, यहूदी समाज के कारण हमारा नुकसान हो। तो मतलब आर्टिकल 16 का 4 ये कहता है कि यदि राज्य को लगे कि संबंधित समाज का प्रतिनिधित्व राज्य की सरकारी नौकरी में नहीं है, तो वो उसके लिए प्रावधान कर सकता है। ये आर्टिकल 16 का 4 है। अब यहाँ पर एक बात क्लियर कर लो कि कई सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि जो आरक्षण है, यहीं से आरक्षण बात की बात, आरक्षण जो बात आती है वो आरक्षण की बात कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 10 वर्षों के लिए आरक्षण था, 10 वर्षों के लिए आरक्षण था। बेटा 10 वर्षों के लिए आरक्षण केवल लोकसभा और राज्यसभा में सीटों के लिए था, और विधानसभा में सीटों के लिए। यहाँ पर 16/4 में जो आरक्षण की बात की, वहां पर कोई आरक्षण में आपको समय सीमा नहीं बताएगी। ये बात आपको अगर क्लियर हो गई तो ये आपको मैंने उसकी भाषा बता दी। अब इसके ऊपर कई सारे प्रश्न बने। अब कई सारे प्रश्न बने तो उन प्रश्नों को एक एक करके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप पहला प्रश्न अगर लिख सकते हो तो मेरे हिसाब से एक प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा, पिछड़ा वर्ग कौन होगा। पहला प्रश्न उन्होंने क्या पूछा, पिछड़ा वर्ग वर्ग कौन होगा। दूसरा प्रश्न पूछा, क्या पिछड़ा वर्ग का उपवर्गीकरण किया जा सकता है क्या। दूसरा प्रश्न मैं एक एक करके बताऊंगा। तीसरा प्रश्न, महिला क्या पिछड़ा वर्ग में आती है। महिला क्या पिछड़े वर्ग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जो उसी में उन्होंने पूछा कि यदि मान के चलो आरक्षण दे रहे हो तो आरक्षण की अधिकतम सीमा क्या होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि सीटें भरती हैं परंतु पूरी नहीं, तो आगे ले जाने का नियम क्या है। आगे ले जाने का नियम
और एक लास्ट प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, वो प्रश्न मुझे दिख रहा है यहां पर कि पदोन्नति में आरक्षण देना चाहिए कि नहीं। ये कितने प्रश्न हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 प्रश्न आर्टिकल 16 से पूछेगा। ये कहां पर पूछेगा? एग्जाम में नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में पूछे गए। तो जब सुप्रीम कोर्ट में पूछे गए तो मतलब आपको भी पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न को किस प्रकार से डील किया। तो पिछड़ा वर्ग कौन होगा? तो पिछड़ा वर्ग वो होगा जो समाज में लंबे समय से कहीं ना कहीं बहिष्कार का कहीं ना कहीं वो दंश झेल रहा है, उसे पिछड़ा वर्ग माना गया। उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं दबी कुचली हो, उसे पिछड़ा वर्ग कहा गया। उसे क्या कहा गया? पिछड़ा वर्ग कहा गया। पिछड़ा वर्ग आपको पता चल गया। दूसरा बात, क्या पिछड़ा वर्ग का उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए क्या नहीं? ये पहले प्रश्न पूछा गया था, एक केस था बालाजी केस 1963 का। वहां पर पूछा गया था कि भैया पिछड़ा वर्ग का क्या उपवर्गीकरण, मतलब ये पिछड़ा वर्ग है, इसको कई सारे लेयर में बांटना चाहिए क्या? कई सारे लेयरों में बांटना चाहिए क्या? 1963 में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भैया अभी हमारा पूरा का पूरा जो पिछड़ा वर्ग है वो पूरी तरह से अभी भी क्या है? बैकवर्ड है। यदि हम लेयर में बांटेंगे तो कहीं ना कहीं योजना का अच्छी तरह से रूपांतरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें अभी पता ही नहीं है, हमारे पास कोई मेथड ही नहीं है कि हम इस पिछड़े वर्ग का वर्गीकरण कर सके, हम पहचान सके कि हाँ ये पिछड़ा नहीं है, ये पिछड़ा है, ये पिछड़ा नहीं, ये पिछड़ा है। तो भैया वर्गीकरण अगर कर दोगे तो मतलब फिर से क्या हो रहा है? समाज टूट रहा है और हमें तो समाज को बनाना है। तो उस समय में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था 1963 के जो बालाजी केस था उसमें कह दिया था कि पिछड़ा वर्ग का जो मामला है उसमें आप उपवर्गीकरण नहीं कर सकते। समय बीतता चला गया। समय जब बीतता चले गया तो बीतने के बाद में लोगों ने इस आरक्षण का फायदा उठाया, अपने जीवन स्तर को सुधारा भी। और जब सुधारा तो उसी के बाद में क्या हुआ? एक केस आया, प्रसिद्ध केस। उस केस ने 16/4 की बहुत बार मनोदशा को बदल दिया। और उसमें कहा गया, इंदिरा साहनी का केस था, उसे मंडल केस भी कहा जाता है 1993 का। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि हाँ पिछड़े वर्ग का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है, जो वर्ग का जो व्यक्ति जो लगातार इस पिछड़े वर्ग के कारण आरक्षण का फायदा उठा रहा है, वही लगातार उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का फायदा उठा रही है। तो मतलब वो उस पिछड़े वर्ग में सर्वोच्च स्तर पर बना हुआ है और उस आरक्षण का फायदा रिश्ते हुए नीचे की ओर नहीं आ रहा है। तो भैया अब राज्य का कर्तव्य होना चाहिए कि भैया जिसने इस आरक्षण का फायदा उठाकर अपनी सामाजिक स्थिति को बहुत अच्छा बना लिया है, उसे पिछड़े वर्ग से आप बाहर करो और नीचे जो दबे कुचले वंचित शोषित पीड़ित है उनको धीरे से आप ऊपर की ओर लाइए। तो मतलब उन्होंने कहा कि भैया ये जो मलाई बन गई है, जो छाछ थी पहले वो अब जो मलाई बन गई है, इस मलाई को आप हटाइए। तो मलाईदार परत की अवधारणा आई इंदिरा साहनी के केस से 1993 के बाद। वर्तमान में एक रोहतगी नामक हमारे जो दिल्ली हाईकोर्ट है उनके अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग के उपवर्गीकरण के लिए कमेटी बैठी 2017 से। अभी तक की उसकी कोई रिपोर्ट आई नहीं, सरकार को रिपोर्ट दी है कि नहीं, तो वो किस प्रकार से किसे पिछड़ा माना जाना चाहिए, किसे पिछड़े वर्ग में कौन सी कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न आया, क्या महिला पिछड़ा वर्ग में आती है? महिला शब्द बोला, अब ये महिला शब्द बोला गया तो मतलब आप जब एक पढ़ोगे सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस में आपको समझ में आएगा कि भैया महिला सच में, यदि आप समाज में अगर कुछ काम करना चाहते हो तो आपको महिला की स्थिति को सुधारना पड़ेगा कि महिला ही भारत में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा वंचित शोषित पीड़ित है, दुखी है। तो भैया हमें नौकरियां देनी है तो नौकरियों में क्या पिछड़े वर्ग में महिला आती है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पर रुको, थोड़ा सजग हो जाओ। आप महिला बोल रहे हो मतलब सभी महिला बोल रहे हो क्या? तो जो व्यक्ति था उसने बोला हाँ साहब सभी महिला।
मतलब सभी महिला नहीं, क्योंकि हर महिला ने अलग अलग स्थिति को फेस किया। जो अनुसूचित जाति की महिला है उसकी स्थिति, अब जब पुरुष की स्थिति बेकार है तो महिला की स्थिति अनुसूचित जाति की और बेकार होगी, अनुसूचित जनजाति की महिला की और बेकार होगी, पुरुष जो पिछड़ा वर्ग उसकी भी बेकार होगी, परंतु सामान्य वर्ग की महिला की स्थिति उतनी बेकार नहीं होगी कंपैरेटिव किससे, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से। तो इसमें यह कहा गया कि भैया महिलाओं की स्थिति हम मानते हैं कि बेकार है, परंतु महिला को अगर पिछड़ा वर्ग में अगर रखोगे तो मतलब इसमें सामान्य वर्ग की महिला भी आ जाएगी जिन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग की जैसी स्थिति को फेस नहीं करा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप महिला को आरक्षण देना चाहिए, कोई दो मत नहीं, हम इसमें सहमत है कि नहीं महिला को आरक्षण देना चाहिए, लिंग के आधार पर हमें आरक्षण देना चाहिए क्योंकि जरूरी है, क्योंकि समाज में लंबे समय से कहीं ना कहीं ये विभेद का कहीं ना कहीं दर्द झेलता है ये। तो उन्होंने कहा कि आप आरक्षण दो, परंतु उसके लिए आप ऊर्ध्वाधर आरक्षण मत दो बल्कि क्षैतिज आरक्षण दो। मतलब नौकरियां निकल रही है, नौकरियां निकलने वाली 500 और 500 को 5 कैटेगरी में 100-100 के रूप में बांट दो, तो 100-100 के रूप में अगर बांटेंगे तो ST, SC, OBC, जनरल और EWF, तो इसमें आपको 100 लोगों को भरना है, तो इसमें आपको यहाँ पर महिला को सबसे पहले भरना है। सबसे पहले पोस्ट किसकी भरेंगी, महिला की भरेंगे। महिला में कौन भरेंगी, दिव्यांग भरेंगे। तो मतलब आपको आरक्षण जो देना है वो ऊर्ध्वाधर नहीं देना है बल्कि क्षैतिज रूप में देना है, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वर्तमान में महिला को दिया जाने वाला आरक्षण ऊर्ध्वाधर है कि क्षैतिज है, क्षैतिज है। आप देखिएगा, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात ये आई, अधिकतम सीमा क्या होना चाहिए आरक्षण की, अधिकतम सीमा क्या होनी चाहिए, ये बात भी जो बालाजी केस था 1963 का, उस केस में ये बात कह दी थी कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। और 50% से आरक्षण नहीं होना चाहिए तो भैया दक्षिण भारत के क्षेत्र में, जब मैं आपको इतिहास में ले जाऊंगा तो दक्षिण भारत के क्षेत्र में आपको समझ में आएगा कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में 4 वर्ग नहीं थे बल्कि 2 ही थे, उच्च और नीच। और जो निचले लोग थे उनकी टोटल पॉपुलेशन का लगभग 80%। और अगर 50% आरक्षण देंगे तो मतलब 20% लोग 50% पोस्ट पर काबिज हो जाएंगे। और इसलिए तमिलनाडु के क्षेत्र में इस बात को लेकर प्रोटेस्ट होते रहे कि भैया अगर 50% आरक्षण की बात अगर करेंगे तो 80% लोग 50% पोस्ट पे आएंगे और 20% लोग 50% पोस्ट पर आएंगे। तो इसलिए तमिलनाडु की सरकार के द्वारा सरकार पर प्रेशर बनाया गया कि भैया आप इसके लिए क्या करिए साहब, कि आप इसके लिए कुछ ना कुछ करिए। और कुछ ना कुछ करते हुए तमिलनाडु की सरकार के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया। और उस अधिनियम पारित करने के बाद में यह कहा गया कि हम हमारे यहां पर 69%, कितना परसेंट बेटा, 69% हम आरक्षण देंगे। और 69% आरक्षण देने की बात की गई तमिलनाडु के द्वारा। परंतु तमिलनाडु सरकार की एक और इच्छा थी, और उसकी इच्छा थी कि भैया इस संविधान जो अधिनियम है जो हमने पारित किया है आरक्षण को लेकर, उसको आप 9th शेड्यूल में डाल दो। 9th शेड्यूल क्या है, यही आज का प्रश्न है। 9th शेड्यूल का संबंध किससे है और इसे कब जोड़ा गया। 9th शेड्यूल में डाल दो क्योंकि 9th शेड्यूल के बारे में यह कहा गया था कि इसका जुडिशियली रिव्यू सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। अब जब जुडिशियली रिव्यू सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता तो मतलब इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा इसमें डालने के लिए। तो इसलिए क्या किया, संविधान में संशोधन किया गया और संविधान संशोधन नंबर था 76वां संविधान संशोधन किया गया। और 76वां संविधान संशोधन के साथ में यह कहा गया कि भैया हमने इस बात को 9th शेड्यूल में डाल दिया। तो मतलब वर्तमान में अधिकतम कितनी सीमा होना चाहिए, 50% की। और ये बात आगे चलकर इंदिरा साहनी केस में भी कहा गया। पर इंदिरा साहनी केस में एक बात और कह दी थी 93 में कि हाँ आप 50% आरक्षण हम बोलते हैं, जरूरी है 50% आरक्षण, पर एडवर्स कंडीशन में, जैसे मणिपुर हो गया, जैसे नागालैंड हो गया, वहां पर आप 50% की सीमा से थोड़ा सा और आगे ले जा सकते हो। ये बात होगी यहां तक। अब बात आती है आगे ले जाने का नियम, और एक बात आती है पदोन्नति का। आगे ले जाने का नियम, पदोन्नति का नियम 16(4) का
16(4) ख समय समय पर जोड़ी गई ये बातें हैं। आगे ले जाने का नियम का मतलब ये है, थोड़ी सी बातें आप यहाँ पर समझ जाओ। आगे ले जाने का नियम क्या है कि कभी भी अगर नौकरियां निकलती थी पूर्व में, तो नौकरियां निकलने के बाद में ये जरूरी नहीं रहता था कि भैया उस वर्ग से संबंधित जो नौकरियां दी गई है, जो पोस्ट दी गई है, वो नौकरी पोस्ट पूरी की पूरी उस वर्ग के द्वारा भरे। तो भरे जाने के लिए नहीं भरी जाती थी तो उसे जनरल में माना जाता, तो जनरल से उस पोस्ट को भर दिया जाता था। और जब जनरल से उस पोस्ट को भर दिया जाता था, मतलब जनरल की सीटें होगी ज्यादा। तो भैया ये कहा गया कि भैया आगे सरकार ने ये बोला कि हम क्या करेंगे, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो रहा है, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि भैया एक आर्टिकल के लिए इतनी सारी बातें। सरकार ने कहा कि अगर जो पोस्ट निकाली है उस पोस्ट को उस वर्ग के द्वारा नहीं भरी जाती है, तो हम अगले बार जब पोस्ट निकालेंगे तो उस वर्ग की बची हुई सीटों को हम उस वर्ग के साथ ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद में तभी भी नहीं भरी जाती है तो अगले बार में हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको जनरल के अंतर्गत रख देंगे। ये कहा सरकार ने। अब जब सरकार ने कहा तो भैया सरकार ने जब कहा तो इसके खिलाफ में बातें होगी। और जब बातें होगी तो भैया आगे चलकर सरकार ने बोला कि भैया ये सब बातें अच्छी नहीं है, कैरी फॉरवर्ड वगैरह वाला जो नियम है, आगे ले जाने का नाम नियम जो है वो असंवैधानिक है, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इसके माध्यम से जो 50% की सीमा जो बालाजी केस में है वो बढ़ गई। सरकार पेशोपेश में आ गई। और जब सरकार पेशोपेश में आ गई तो सरकार के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, 81वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और 81वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके सन 2000 में उसमें कहा गया है 16(4) ख में बात जोड़ी गई कि भैया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो पोस्टें रहेंगी उसे हम आगे ले जा सकते हैं। ये बात उनके लिए जोड़ दी गई। पर इसके साथ में एक और बात है कि पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं। अब पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं, ये बात को लेकर भी आगे चलकर आपको एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिखाई देगा। उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का नंबर है 77। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया गया था वो पदोन्नति में आरक्षण को लेकर था। जो लास्ट प्रश्न है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं देना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 335 जो है वो कहता है कि भैया आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लिए उपबंध है। आपको भाग नंबर 16 दिखेगा। पर उसमें एक और बात बोली कि भैया क्वालिटी में कहीं गिरावट ना आना चाहिए। आप आरक्षण तो दे रहे परंतु क्वालिटी नहीं, योग्यता नहीं है। तो उस बात को कहकर सरकार हमेशा बोलती थी कि हाँ हम इस आर्टिकल को भी देखते हैं। पर दबाव बढ़ा और दबाव बढ़ने के बाद में 77वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाकर कहा गया पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है, केवल के अनुसूचित जाति और जनजाति को, पिछड़ा वर्गों को नहीं। तो 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत पदोन्नति में आरक्षण के लिए 14(4) का क जोड़ा गया। तो वहीं आगे ले जाने के नियम के लिए 14(4) का ख जोड़ा गया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन? 81वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए। और 9 शेड्यूल में जो तमिलनाडु के द्वारा 69% आरक्षण देने की बात बोली गई थी, और इंदिरा जो केस नंबर 1963 का था, जिसको हम कौन सा केस कहते हैं, बालाजी केस, उसके प्रभाव को प्रभावहीन बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था वो 76। तो आपके लिए प्रश्न यही है कि 9 शेड्यूल को कब जोड़ा गया, क्या वर्तमान में इसका जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना कभी भी मत भूलिए। थैंक यू।